क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया, आसानी से हो गया। अब आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द फॉलोइंग बजटेड डिटेल्स आर अवेलेबल। डायरेक्ट मटीरियल्स 1,99,000। डायरेक्ट वेजेस, आप देखिएगा डायरेक्ट वेजेस आपको एक मशीन शॉप के दे रखे हैं और दूसरा असेंबली शॉप। फिर आपको गिवन है वर्क्स ओवरहेड्स, अगेन मशीन शॉप और असेंबली शॉप। फिर आपको गिवन है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड्स। यू आर रिक्वायर्ड टू नंबर 1 prepare a schedule of overhead rates from the figures available stating the basis of overhead recovery rates used under the given circumstances. Number 2, work out a cost estimate for the following job based on overhead computed. तो कुछ डिटेल्स आपके पास हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल के कंटेक्स्ट में और दूसरा डायरेक्ट लेबर के कंटेक्स्ट में। ठीक है, हम कहां से शुरुआत करें, लिखिएगा कॉस्ट शीट ऑफ ऑल द जॉब्स ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, प्रोसीजर फिर वही का वही, पहले एनुअल कॉस्ट शीट बनाते, फिर रिकवरी रेट एस्टेब्लिश करेंगे, और एक बार रिकवरी रेट एस्टेब्लिश हो गए तो जो भी क्वेश्चन कहता है, जिस कस्टमर की डिटेल्स बताता है, उसका भी कॉस्ट शीट बना देंगे। शुरुआत करते हैं डायरेक्ट मटेरियल से। तो बताइएगा डायरेक्ट मटेरियल्स टोटल एनुअली कितना लिखे जाए? चलिए, आपने बताया 1,99,000। अच्छा, डायरेक्ट वेजेस, पहले डिपार्टमेंट का नाम, अच्छा मशीन शॉप में डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट कितना दे रखा है? आपने कहा 63,000। अच्छा, ये बताइए आवर्स कितने दे रखे हैं? 12,000। फिर तो आप मुझे आवरली वेज रेट भी बता सकते हैं, फिर से बताइए। ओके, 5.25 पर आवर। दूसरे डिपार्टमेंट का नाम, असेंबली शॉप की डायरेक्ट वेजेस कितनी? 48,000। आवर्स कितने हैं? तो आवरली वेज रेट डायरेक्ट वेजेस का टोटल 1,11,000। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस का टोटल 3,10,000 क्या है? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में आपको क्या लिखना चाहिए? वर्क्स ओवरहेड्स। वर्क्स ओवरहेड्स में पहले मशीन शॉप के वर्क्स ओवरहेड्स कितने दे रखें? फिर से बताइए। 88,200। असेंबली शॉप के वर्क्स ओवरहेड्स कितने दे रखें? ओके, आपने बताया 51,800। वर्क्स ओवरहेड्स का टोटल बताइए। प्राइम कॉस्ट में वर्क्स ओवरहेड्स ऐड करें, 4,50,000।
4,50,000 के आगे क्या लिखे? वर्क्स कॉस्ट। आपने कहा वर्क्स कॉस्ट, इसमें आप ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। इसका अमाउंट आपको दे रखा है 90,000। $90,000 ऐड करके क्या पता चल गया? 5,40,000 के आगे क्या लिखा जाए? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या ऐड किया जाए? सेलिंग ओवरहेड्स का अमाउंट बताएं। ओके, 1,43,100। 6,83,100। और ये क्या है? अगर क्वेश्चन प्रॉफिट बता देता तो हम भी सेल्स पता कर लेते। चलो, इतनी कॉस्ट शीट तो बनी। एक कस्टमर की डिटेल्स गिवन तो हैं, पर यह बात आप जानते हैं कि जब तक हम रिकवरी रेट एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, हम लोग कॉस्ट शीट बनाने का प्रोसीजर शुरू कर भी नहीं सकते। रिकवरी रेट्स की शुरुआत करी जाए वर्क्स ओवरहेड से। हाँ जी, रिकवरी रेट की शुरुआत करी जाए वर्क्स ओवरहेड से। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। बताइए कि वर्क्स ओवरहेड कस्टमर से कैसे रिकवर करने की इंस्ट्रक्शन दी गई? नहीं दी गई, तो इसका मतलब अब हमें खुद का दिमाग इस्तेमाल करना होगा। क्या कहते हैं आप लोग? अगर आपको लगता है कि इंडस्ट्री में मटेरियल कॉस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो आप ओवरहेड को मटेरियल कॉस्ट के कंटेक्स्ट में रिकवर कर लो। लेबर कॉस्ट भी हो सकता है, प्राइम कॉस्ट भी हो सकता है, लेबर आवर्स भी हो सकता है। खास तौर पे तब जब आपको दोनों डिपार्टमेंट के खुद के लेबर आवर्स मालूम हो। मशीन आवर्स होते तो मैं वो कह सकता था, वो भी हो सकता है। अब कोई एक तरीका अपनाइए, सारे तरीके थोड़ी आप अपनाओगे। तो जैसा फैसला आप लोगे, आपका आंसर हम उसी हिसाब से चेक कर देंगे। क्वेश्चन में थोड़ी इंडस्ट्री की नेचर बताई गई है। तो आपका फैसला जो भी होगा उसका सम्मान किया जाएगा और उसके बेसिस पर क्वेश्चन का आंसर चेक कर दिया जाएगा, है कि नहीं? तो आपने हेडिंग डाली नंबर 1 वर्क्स ओवरहेड्स, इसके आगे लिखेगा इट इज डिसाइडेड, यानी ये हमारा फैसला है। इट इज डिसाइडेड टू रिकवर वर्क्स ओवरहेड्स। इट इज डिसाइडेड टू रिकवर वर्क्स ओवरहेड्स on the basis of labor hours, on the basis of labor hours, and it is computed below, and it is computed below. मशीन शॉप, देखिए मशीन शॉप के वर्क्स ओवरहेड्स हैं 88,200 और मशीन शॉप के लेबर आवर्स ये रहे 12,000। तो रिकवरी रेट आपने बताया 7.35 पर लेबर आवर। असेंबली शॉप के वर्क्स ओवरहेड्स हैं 51,800
असेंबली शॉप के लेबर आवर्स हैं, ये रहे 10,000। तो रिकवरी रेट हो गया ₹5.18 पर लेबर आवर। अब आप लिखेगा नंबर 2 और नंबर 2 की हेडिंग डालेगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। हां जी, आइए रिकवरी रेट एस्टेब्लिश करें। मतलब खुद सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन में तो लिखा नहीं हुआ, तो आपके हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा रहेगा? वो क्या है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से एकदम पहले आता है वर्क्स कॉस्ट। तो आइए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को वर्क्स कॉस्ट के बेसिस पर ही रिकवर करें। लिखेगा इट इज डिसाइडेड टू रिकवर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। It is decided to recover administration overheads on the basis of works cost. On the basis of works cost, and such recovery rate is computed below. And such recovery rate is computed below. तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 90,000, वर्क्स कॉस्ट 4.5 लाख। तो बताइए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स वर्क्स कॉस्ट का कितना परसेंटेज हो गया? 20%। और लिखिएगा नंबर 3 सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स, तो आपको डिसीजन लेना होगा। सेलिंग ओवरहेड से एकदम पहले आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो यही सही रहेगा ना। आप लिखेंगे इट इज डिसाइडेड टू रिकवर सेलिंग ओवरहेड्स। इट इज डिसाइडेड टू रिकवर सेलिंग ओवरहेड्स on the basis of cost of production. On the basis of cost of production, and such recovery rate is computed below. And such recovery rate is computed below. हाँ, तो सेलिंग ओवरहेड्स लिखे जाए 1,43,100। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा जाए 5,40,000। 100 से मल्टीप्लाई किया जाए 26.5%। चलिए, ओवरहेड्स रिकवरी रेट एस्टेब्लिश हो गए। तो जो क्वेश्चन ने सेकंड पॉइंट में हमसे पूछा है, वैसे अभी हम ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर दे रहे थे। सेकंड पॉइंट में क्वेश्चन कहता है कि एक पर्टिकुलर जॉब है, उसकी डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं, कॉस्ट शीट आप उसकी बना के बताइए। Cost sheet of a particular job. हाँ जी, तो आइए इस पर्टिकुलर कस्टमर से सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ही मांगी जाए।
डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वैसे कितनी गिवन है? 25 kgs एट रेट ऑफ रुपीज 16.80 पर kg और 15 kgs एट रेट ऑफ रुपीज 20 पर kg। ओके, आपने बताया रुपीज 720, 720 रुपए। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के बाद फिर कस्टमर से मांगा जाए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इस जॉब को एग्जीक्यूट करने में मशीन शॉप में लगेंगे 30 घंटे, असेंबली शॉप में लगेंगे 42 घंटे। हाँ जी, आपने लिखा मशीन शॉप के 30 घंटे, असेंबली शॉप के 42 घंटे। मशीन शॉप में वेज रेट देखिए ये लिखा हुआ ₹5.25 पर आवर। असेंबली शॉप में 4.80 पर आवर। दोनों का टोटल ₹359। प्राइम कॉस्ट आपने कितना बताया? प्राइम कॉस्ट आपने बताया 1079। प्राइम कॉस्ट आपने बताया 1079। वर्क्स ओवरहेड्स रिकॉर्ड किया जाए। अब मशीन शॉप में देखिए 30 घंटे काम हुआ, हमने 30 घंटे की वेजेस तो कस्टमर से मांग ली, अब 30 घंटे के ओवरहेड भी मांग लेते। हमने अभी अभी पता किया है, ये रहा 1 घंटे का जो ओवरहेड है ना वो है ₹7.35। ₹5.25 1 घंटे की वेजेस हैं, वो हम मांग चुके हैं। अब हमने 1 घंटे के ओवरहेड भी मांगने हैं 7.35। पर लेबर आवर। अच्छा, असेंबली शॉप के लेबर आवर्स हैं 42, 5.18, 438। दोनों का टोटल करें 1517। 1517 क्या है? वर्क्स कॉस्ट। अब आप कस्टमर से क्या मांगेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। कितने मांगने? 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। %20 ऑफ वर्क्स कॉस्ट कितना हो गया? ओके, ₹303, 303 रुपए। 1820। 1820 के सामने क्या लिखा जाए? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लास्ट में आप क्या मांगेंगे? सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड का रिकवरी रेट
आप लिखेंगे 26.5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलिए, आपकी तरफ से जवाब आया 482, टोटल है 2302। आपने लिखा 2302, ये है कॉस्ट ऑफ सेल्स। दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। मैनेजमेंट इसमें अपनी मर्जी का प्रॉफिट ऐड करे, हो गया डिसाइड सेलिंग प्राइस। तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसे ही तो था, बस हमने रिकवरी रेट्स खुद तय करें, बस पिछले क्वेश्चन में दे रखे थे। यही है जॉब कॉस्टिंग का चैप्टर। एक जॉब का मतलब हुआ एक कस्टमर का एक जॉब, यानी अलग अलग कस्टमर की अलग अलग कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है, ये पढ़ाया जाता है इस चैप्टर में। जैसे जो कार रिपेयर्स वर्कशॉप है, मोटरसाइकिल रिपेयर्स वर्कशॉप, जितनी भी रिपेयर्स वर्कशॉप हैं, टीवी रिपेयर्स वर्कशॉप, रेफ्रिजरेटर रिपेयर्स, क्या वो सारे के सारे जॉब कॉस्टिंग की टेक्निक अडॉप्ट करते होंगे? क्योंकि उनको मालूम है हर कस्टमर की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। किसी कस्टमर का काम ऐसे होना है तो किसी का ऐसे होना है, और हर कस्टमर की अलग से ही कॉस्ट शीट बनेगी। एक कस्टमर की कॉस्ट शीट दूसरे कस्टमर के ऊपर अप्लाई नहीं करी जा सकती। तो इस तरीके की इंडस्ट्री ये मेथड अडॉप्ट कर सकती है। मेथड क्या है? कॉस्ट शीट तो बनानी और क्या करना। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आइए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना शुरू करते। द फॉलोइंग बजटेड cost information is available from the records of a manufacturing concern for a particular year. डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, डायरेक्ट वेजेस गिवन है, रोलिंग शॉप और मिलिंग शॉप, वर्क्स ओवरहेड्स रोलिंग शॉप और मिलिंग शॉप, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड. The works overheads are recovered on the basis of labor hours. Administration overheads on the basis of works cost. Selling overheads on the basis of cost of production. बहुत अच्छा, ये तो वही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में खुद एज्यूम करे थे। यहां पर इन्होंने वही रिकवरी रेट्स बता दिए। अगले पेज पर यू आर रिक्वायर्ड टू नंबर 1 prepare annual cost statement so as to compute budgeted cost of sales. यानी ये रही ना एनुअल कॉस्ट स्टेटमेंट। नंबर 2 कंप्यूट ओवरहेड रिकवरी रेट्स, ये रही रिकवरी रेट्स। नंबर 3 कंप्यूट टोटल कॉस्ट ऑफ ए जॉब विच रिक्वायर्स द फॉलोइंग, डायरेक्ट मटेरियल लेबर की डिटेल्स रखी। अब आप ये बताइए ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से कैसे अलग है? क्या ये एकदम सेम क्वेश्चन है? तो होमवर्क तो आप ठीक है, होमवर्क आप कर लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब अगली क्लास होगी तो शुरू में इस क्वेश्चन को कर लेंगे। हमारे पास 15 मिनट का टाइम होता है तो ये क्वेश्चन किया जा सकता है, तब तक आप इसको करके रखिए। और क्या ये बात सही है? तो ऐसा सेटलमेंट कर लो। हाँ जी, चलो ठीक है। आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 4। In an engineering company, the factory overheads are recovered on fixed percentage basis on direct wages, and administration overheads are absorbed on fixed percentage basis on factory cost. The company has furnished the following data relating to 2 jobs undertaken by it in a period. एक जॉब नंबर 101 है, दूसरा जॉब नंबर 102 है। क्या क्या गिवन है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट। रिक्वायर्ड नंबर 1 computation of percentage recovery rates of factory and administration overheads. Number 2
calculation of amount of factory overheads, administration overheads and profit for each of the two jobs. Number 3, using the above recovery rates, fix the selling price of job number 103, the additional data being direct material, direct wages, profit percentage on selling price. अच्छा, नंबर 1 रिक्वायरमेंट पढ़िए. नंबर 1 क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेज रिकवरी रेट्स ऑफ फैक्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. लिखिएगा नंबर 1. चलिए नंबर 1 की हेडिंग डालेगा. कंप्यूटेशन ऑफ, नंबर 1 की हेडिंग है कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेज रिकवरी रेट्स. कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेज रिकवरी रेट्स ऑफ फैक्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. चलिए आप ये कॉलम्स बनाइएगा. पर्टिकुलर्स जॉब नंबर 101, जॉब नंबर 102. डायरेक्ट मटेरियल्स कितना गिवन है? 54,000 एंड 37,500. आपने लिखा डायरेक्ट मटेरियल्स 54,000, आपने लिखा डायरेक्ट मटेरियल्स 37,500. डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजेस दोनों आपने रिकॉर्ड किया. अब आप लिखिएगा प्राइम कॉस्ट. कितना लिखें? 96,000 एंड 67,500. अब इसमें क्या ऐड करें? आपने कहा फैक्ट्री ओवरहेड्स. पहली लाइन, इन एन इंजीनियरिंग कंपनी द फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस ऑन डायरेक्ट वेजेस. तो आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स के ब्रैकेट में क्या लिखा? X परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेजेस है 42,000, उसका X परसेंटेज कैलकुलेट किया जाए तो 420x. डायरेक्ट वेजेस है 30,000, अगर X परसेंटेज कैलकुलेट किया जाए तो 300x. प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करोगे तो वर्क्स कॉस्ट पता चलेगा. $96,000 प्लस 420x, 66,500 प्लस 300x. ठीक है ना? ये हो गया वर्क्स कॉस्ट. अब इसमें क्या ऐड किया जाए? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. ऐसा एक क्वेश्चन हमने बहुत पहले कर रखा है ना यूनिट कॉस्टिंग के चैप्टर में. तो पहली ही लाइन में लिखा है
दूसरी लाइन में लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो फैक्ट्री कॉस्ट का एक स्पेसिफिक परसेंटेज, तो हम उसको वाई परसेंटेज कह लें। तो वर्क्स कॉस्ट है 96,000 प्लस 420x, इसका कैलकुलेट किया जाए y परसेंटेज। 67,500 प्लस 300x, और इसका कैलकुलेट किया जाए y परसेंटेज। अब इस क्वेश्चन में सेलिंग ओवरहेड्स तो है नहीं, मेरा मतलब है जो भी अब कॉस्ट आएगी उसको हम टोटल कॉस्ट तो कह ही सकते हैं, टोटल भी कर लेते हैं, कॉमन भी ले लेते हैं। 96,000 प्लस 420x, आपने ये कॉमन ले लिया, दूसरे ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 1 प्लस y बाय 100। 67,500 प्लस 300x, दूसरे ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 1 प्लस y बाय 100। प्रॉफिट एंड सेल्स। सेल्स कितना गिवन है, जॉब नंबर 101 1,666,50, जॉब नंबर 102 128,250, 128,250 profit. Job number 101, the question says profit is 10% on cost. Okay, अगर कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट हो गया 10, सेलिंग प्राइस अपने आप में 110 हो गया। 1,666,50, अगर ये अपने आप में 110 है तो फिर 10 कितना हुआ 15150। जॉब नंबर 102, प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट। इफ कॉस्ट इज 100, प्रॉफिट इज 20, सेलिंग प्राइस 120, selling price is representing 120. How much is 20? 21375. Okay, 21375। आपको एक्स और वाई कैलकुलेट करना, उसके लिए आपको दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। अब आप नीचे लिखेंगे following two equations can be formed. Following two equations can be formed. पहले आप इक्वेशन का बेस लिखिएगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट। क्या लिखा आपने, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट। जॉब नंबर 101, ये रहा टोटल कॉस्ट 96,000 प्लस 420x, 1 प्लस y बाय 100 इज इक्वल टू, दिस इज टोटल कॉस्ट, सेल्स माइनस प्रॉफिट। सेल्स ये रहा 1,666,50, प्रॉफिट 15150, सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करी
1500। ठीक लिखा हमने। दूसरी इक्वेशन, टोटल कॉस्ट है 67,500 प्लस 300x मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस y बाय 100 इज इक्वल टू, सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करें 106,875। अब ये दो इक्वेशन आपके पास हैं, इन्हें सॉल्व करने का सबसे सिंपल मेथड डिवाइडिंग। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस की जब डिवाइड होगी तो 1 प्लस वाई बाय 100 कॉमन है और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या रह जाएगी 96,000 प्लस 420x डिवाइडेड बाय 67,500 प्लस 300x। ये होगी लेफ्ट हैंड साइड में। 1 प्लस वाई बाय 100 कॉमन है, कट गया, बाकी ये रह गया लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड 151,500 डिवाइडेड बाय 106,875। वैसे इसको सॉल्व करेंगे कैसे? मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड करेंगे बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करें? अच्छा, डिवाइड करने से इजी हो जाएगा। हाँ, देखिए, अगर आप पहले डिवाइड करना चाहते हो बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो भी आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा। लेकिन दिखाई सर, लेकिन आपको ठीक ढंग से लिखना होगा। 151,500 डिवाइडेड बाय 106,875। $1.4175 4386। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सीधा आंसर आ जाएगा x, या अगर आप पहले डिवाइड करना चाहते हो ना तो आप इसको फिर इतनी दूर तक लेके जाओ तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपका आंसर ठीक आ जाएगा। इतनी दूर तक लेके जाओगे ना तो ही x की वैल्यू सही आएगी। अगर कोई स्टूडेंट इसको कहे जी मैं इसको यहां रोकना चाहता हूं, 1.42 करना चाहता हूं या यहां रोकना चाहता हूं, तो उसका आंसर नहीं आएगा फिर, क्योंकि उसका ऑब्वियस रीजन आप खुद समझते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 67,500 के 5 डिजिट है, वो अप्रोक्सीमेशन के असर को बढ़ा देगा, तो आपको अप्रोक्सीमेशन का असर तो रोकना पड़ेगा ना। x इज इक्वल टू 60, ठीक है ना। x की वैल्यू आएगी 60 अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो, और अगर x की वैल्यू 60 है तो किसी इक्वेशन में पुट करके हम y की वैल्यू भी पता कर सकते हैं। y की वैल्यू कितनी है 25। हाँ जी, मैं ये उम्मीद करूं आप ये कैलकुलेशंस कर लेंगे। अब तो डिवीजन बहुत आसान काम है आपके लिए, इस पर्टिकुलर एज में तो आप डिवीजन कर ही सकते हैं ना। पहले किसी उम्र में आपको दिक्कत हुआ करती थी, अब तो हो सकता है, अब तो कैलकुलेटर भी आपके पास है। हाँ, तो x 60 और y 25 पर आप सबकी सहमति है। x आपने क्या माना है वैसे? x है क्या? फैक्ट्री ओवरहेड्स का रिकवरी रेट है, x परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, x है 60।
एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वर्क्स कॉस्ट का y परसेंटेज y है 25। आप नीचे लिखेगा हेंस रिकवरी रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, recovery rate of factory overheads is 60% of direct wages. Recovery rate of factory overheads is 60% of direct wages, and recovery rate of administration overheads, recovery rate of administration overheads is 25% of works cost, 25% of works cost। क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट डील हो गई। सेकेंड रिक्वायरमेंट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड प्रॉफिट for each of the two jobs। जॉब नंबर 101 फैक्ट्री ओवरहेड ये रहे 420x। जॉब नंबर 102 फैक्ट्री ओवरहेड ये रहे 300x। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। जॉब नंबर 101 ये रहा 96,000 प्लस 420x एंड y परसेंटेज। ओके, x के बदले आप लिखेंगे 60 और y के बदले आप लिखेंगे 25। जॉब नंबर 102 67,500 प्लस 300x एंड y परसेंटेज। 67,500 प्लस x के बदले लिखिए 60 और y के बदले लिखिए 25। लास्ट रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। प्रॉफिट ये रहा 15,150 और प्रॉफिट है 21,375। ठीक है, तो क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी तरफ से पूरी हुई। कम टू द थर्ड पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। थर्ड पॉइंट देखिएगा, यूजिंग द अबव रिकवरी रेट्स फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब नंबर 103। ये तो बहुत आसान काम है हमारे लिए। हमें जॉब नंबर 103 की कॉस्ट शीट बनानी है बस। आइए हेडिंग डालें,
कॉस्ट शीट ऑफ जॉब नंबर 103, कॉस्ट शीट ऑफ जॉब नंबर 103। हाँ, तो बताइए डायरेक्ट मटेरियल कस्टमर से कितना मांगना है? 24,000 रुपए। डायरेक्ट वेजेस कस्टमर से कितना मांगना है? 20,000, 20,000 रुपए। दोनों का टोटल बताइए। 44,000। दिस इज द अमाउंट ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट आपको कस्टमर से मांगनी है 44,000 रुपए। फिर आप कस्टमर से मांगिए फैक्ट्री ओवरहेड्स। रिकवरी रेट ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है, X% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, और X का मतलब है 60। डायरेक्ट वेजेस है 20,000 रुपए और उसका 60% 12,000 रुपए। टोटल करिए। 56,000 के आगे क्या लिखा जाए? वर्क्स कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। फिर आपको कस्टमर से मांगना है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। इसका रिकवरी रेट आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, Y% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, और Y यानी 25%। वर्क्स कॉस्ट है 56,000, इसका 25% हो गया 14,000। टोटल करिए। 70,000 हो गया टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर आप कस्टमर से मांगेंगे प्रॉफिट और लास्ट में सेल्स। इंफॉर्मेशन क्या है? रिक्वायर्ड प्रॉफिट इज 12.5% ऑन सेलिंग प्राइस। तो अगर सेलिंग प्राइस को माना जाए 100, तो प्रॉफिट हो गया 12.5, कॉस्ट हो गई 87.5। कॉस्ट तो हम जानते हैं 70,000 और कॉस्ट अपने आप में 87.5 है, तो 12.5 कितना हुआ? ओके, रुपीज 10,000। तो फिर सेल्स कितनी लिखी जाए? रुपीज 80,000, 80,000। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये पूरी तरीके से हो गया। चैप्टर चल रहा है जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। इसके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, हालांकि क्वेश्चन नंबर 3 अभी मैंने आपके भरोसे छोड़ा हुआ है। जॉब कॉस्टिंग का जो आखिरी क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है वो असल में बैच कॉस्टिंग से रिलेटेड है। अभी हमने बैच कॉस्टिंग शुरू नहीं करा है, अभी हम खाली जॉब कॉस्टिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जॉब कॉस्टिंग का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जॉब कॉस्टिंग लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड ऑन December 31st, 2011 is obtained from books and records of a factory। पहले आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कंप्लीटेड जॉब्स के कंटेक्स्ट में, फिर आपको इंफॉर्मेशन गिवन है वर्क इन प्रोग्रेस के कंटेक्स्ट में। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? एक रॉ मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम स्टोर्स, दूसरा वेजेस, तीसरा चार्जेबल एक्सपेंसेस। चार्जेबल एक्सपेंसेस को अंडरलाइन करेगा। यूनिट कॉस्टिंग के चैप्टर में मैंने आपको बताया था
कि चार्जेबल एक्सपेंसेस असल में डायरेक्ट एक्सपेंसेस का दूसरा नाम होते हैं। मटीरियल ट्रांसफर्ड टू वर्क इन प्रोग्रेस, मटीरियल रिटर्न्ड टू स्टोर्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 80% ऑफ वेजेस, ऑफिस ओवरहेड्स आर 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। The price of executed contracts during the year 2011 was rupees 4,10,000. Prepare number 1. Consolidated completed jobs account showing profit made or loss incurred and also consolidated work in progress account. पहली रिक्वायरमेंट क्या है? कंसोलिडेटेड कंप्लीटेड जॉब्स अकाउंट। हाँ जी, ओके। कंसोलिडेटेड मींस इकट्ठा, कंबाइंड, एग्रीगेट। कंप्लीटेड जॉब्स का मतलब जो जॉब्स कंप्लीट हो गए, जो जॉब्स कंप्लीट होकर बेच दिए गए। अगर बेचा गया तो उनके ऊपर प्रॉफिट भी हमने कमाया होगा। तभी तो क्वेश्चन ने कहा प्रिपेयर नंबर 1 कंसोलिडेटेड कंप्लीटेड जॉब्स अकाउंट शोइंग प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर्ड। तो एक बात बताइएगा, ये सभी जॉब्स जो हैं आपने कुल मिलाकर कितने में बेचे हैं? $4,10,000। तो आप लिखिए बाय सेल्स 4,10,000। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप क्रेडिट साइड पर लिखोगे सेल्स, डेबिट साइड पर लिखोगे कॉस्ट, तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट या लॉस तो आएगा ही। इधर सेल्स, इधर कॉस्ट, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट लॉस। तो आइए कॉस्ट कैलकुलेट करना शुरू करें। डायरेक्ट मटेरियल्स पहली कॉस्ट है। आप कहते हैं कि एक वो डायरेक्ट मटेरियल है जो स्टोर से सप्लाई किया गया, वो है ₹90,000। ₹90,000, पर हम इसको कॉस्ट मान नहीं सकते। रीजन ये है कि इसमें से 2,000 का मटेरियल WIP में चला गया और 1,000 का मटेरियल स्टोर में वापस लौटा दिया गया, माइनस ट्रांसफर टू WIP। ₹2,000 एंड माइनस रिटर्न्ड टू स्टोर्स ₹1,000। तो बताइए अल्टीमेटली फिर मटेरियल कॉस्ट हम कितना माने? $87,000। मेरे ख्याल से मटेरियल कॉस्ट की कैलकुलेशन बड़ी सिंपल रही हमारे लिए। फिर आप ये बताइए कि डायरेक्ट वेजेस का एक्सपेंडिचर कितना लिखा जाए? डायरेक्ट वेजेस का एक्सपेंडिचर वो कहते हैं कि 1 लाख रुपए लिखा जाए। तो आप लिखिए डायरेक्ट वेजेस 1 लाख रुपए। चलिए डायरेक्ट मटेरियल्स हो गया, डायरेक्ट वेजेस हो गया। अब क्या लिखे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको क्वेश्चन कह रहे हैं चार्जेबल एक्सपेंसेस। कितना लिखना है रुपीस?
10,000. Direct material plus direct wages plus direct expenses 1,97,000. ये हो गया प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट में आप क्या ऐड करना चाहते हैं? टू फैक्ट्री ओवरहेड्स. ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर लेते हैं. कितने फैक्ट्री ओवरहेड लिखने? 80% ऑफ वेजेस. ओके, फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखे जाएं 80% ऑफ वेजेस. वेजेस अगर 1 लाख रुपए है तो इसका 80% हो गया 80,000 रुपए. अब आप दोनों का टोटल करिए. 2,77,000 के सामने क्या लिखे? फैक्ट्री कॉस्ट कह लीजिए या फिर कह लीजिए वर्क्स कॉस्ट. वर्क्स कॉस्ट में आपको क्या ऐड करना चाहिए? ऑफिस ओवरहेड्स. अब कितने ऐड करने हैं ये भी बताइए. क्वेश्चन कहता है 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट. तो कितना हो गया? ओके, 69250. तो ये आपको क्या पता चल गया? वैसे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है पर सेलिंग ओवरहेड्स क्वेश्चन में है नहीं ना, तो इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स कह देते हैं. 346,250. क्रेडिट साइड पर लिखिए सेल्स और डेबिट साइड पर आपने लिखा कॉस्ट ऑफ सेल्स. तो जो बैलेंस आएगा डेबिट साइड पे वो तो फिर प्रॉफिट ही हुआ ना. प्रॉफिट आपने बताया 63,750. आपने लिखा प्रॉफिट 63,750. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दिया जा रहा है, उसमें पहला अकाउंट बनाया जा चुका है. काफी आसान काम रहा हमारे लिए. डेबिट साइड पे कॉस्ट, क्रेडिट साइड पर सेल्स, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट. अच्छा, इसी क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? कंसोलिडेटेड वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट. वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब अभी काम चल रहा हो. अच्छा, अगर अभी काम चल रहा है तो जैसे आपने यहां लिखा बाय सेल्स, क्या आप यहां पर लिख सकते हैं बाय सेल्स? तो फिर भाई क्रेडिट साइड पे कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा ना. क्या लिखेगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन. यही काम कर सकते हो भाई. डेबिट साइड पे सारी डिटेल्स लिख लेते हैं. क्लोजिंग बैलेंस लिखा जा सकता है. जब सामान बेचा ही नहीं तो सेल्स कैसे लिख सकते हैं? पर कुछ ना लिखे, क्लोजिंग बैलेंस तो लिखेंगे. तो ये तो तय है ना कि हमने इसके क्लोजिंग बैलेंस का क्या करना है. अब डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस लिखना शुरू करें. हाँ, तो पहले ये बताइए कितना डायरेक्ट मटेरियल इश्यू किया गया है, सप्लाई किया गया है? 30,000 रुपए.
आपने लिखा 30,000 रुपए। फिर क्वेश्चन कहता है कि 2,000 का ऐसा भी मटेरियल है जो पहले कंप्लीटेड जॉब्स में भेजा गया था, पर वहां से वर्क इन प्रोग्रेस में शिफ्ट हुआ, वहां चूंकि माइनस हुआ है तो यहां प्लस होना चाहिए। ट्रांसफर फ्रॉम कंप्लीटेड जॉब्स। दोनों का टोटल 32,000। ओके, आपने बताया रुपीज 32,000। अच्छा, मुझे बताएं वर्क इन प्रोग्रेस के कंटेक्स्ट में वेजेस कितनी लिखी? 40,000 रुपए। ओके, फिर अब मुझे बताएं इस कंटेक्स्ट में चार्जेबल एक्सपेंसेस कितने लिखे? 4,000 रुपए। अच्छा, टोटल बताएं। 76,000। 76,000 क्या है? प्राइम कॉस्ट। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स। यस, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्वेश्चन ने कितने कहे? 80% ऑफ वेजेस। लिसन, 80% ऑफ वेजेस। वेजेस ये रही 40,000। आप मुझे इसका 80% बताएं। 32,000। तो बैलेंस बता दीजिए। 1,08,000। 1,08,000 रुपए। अब इसका जवाब तो आप ही देंगे कि हमने इसमें ऑफिस ओवरहेड क्यों नहीं लिखा। सही बात कहिए। हाँ, सही बात यह है कि ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP है। अगर ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होता तो क्या होता? तो ऑब्वियसली हम ऑफिस ओवरहेड काउंट करते हैं। कॉस्ट शीट बनाने का क्या प्रोसीजर है कि ऑफिस ओवरहेड जो है वर्क इन प्रोग्रेस के बाद आता है और ऑफिस ओवरहेड ऐड करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। अगर फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन पूछा जाए तो उसमें ऑफिस ओवरहेड काउंट किया जा सकता है, पर वर्क इन प्रोग्रेस के स्टॉक में ऑफिस ओवरहेड काउंट नहीं किया जा सकता। कॉस्ट शीट बनाने का सिंपल सा तो प्रोसीजर है। यस, जॉब कॉस्टिंग के सारे क्वेश्चंस हो ही गए हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं। हालांकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है अभी बचा है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7 है जो बैच कॉस्टिंग से रिलेटेड है। उसमें से भी क्वेश्चन नंबर 7 हम ऑलरेडी कर चुके। क्वेश्चन नंबर 6, आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बैच के कंटेक्स्ट में है। यह बात तो आप मानेंगे कि एक बैच में जितनी ज्यादा यूनिट्स बनाई जाएं, कॉस्ट पर यूनिट उतनी कम होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, component 893X is made entirely in cost center 476. Material cost is 6 paise per component and each component takes 10 minutes to produce. The machine operator is paid 72 paise per hour and machine hour rate is rupees 1.50. The setting up of the machine to produce component 893X takes 2 hours and 20 minutes. On the basis of this information, prepare cost sheet showing the production and setting up cost both in total and per component, assuming a batch of A 10 components, B 100 components and C 1000 components is produced. चले,
आप हेडिंग डालेगा बैच कॉस्ट स्टेटमेंट। लिसन प्लीज, हेडिंग डालिए बैच कॉस्ट स्टेटमेंट। सिंपल सी स्टेटमेंट है। शुरुआत हम करेंगे पर्टिकुलर्स से। शुरुआत हम करेंगे पर्टिकुलर्स से। उसके बाद है बैच आउटपुट। जो बैच का आउटपुट है वो क्वेश्चन कहता है कि 10 कंपोनेंट्स का भी हो सकता है, 100 कंपोनेंट्स का भी हो सकता है, और आखिर में कहें तो 1000 कंपोनेंट का भी हो सकता है। बैच आउटपुट से हमारा मतलब है कि एक बार मशीन तैयार हो जाए, उसके बाद आप मशीन को बंद कितनी यूनिट्स के बनाने के बाद कर दोगे। ऑब्वियसली ये आपका खुद का फैसला होता है। देखिए, अगर एक बार गाड़ी का इंजन ऑन किया जाए तो शुरू में क्या है, पेट्रोल थोड़ा ज्यादा लग ही जाता है स्टार्ट करते समय। उसके बाद आपने गाड़ी कितने किलोमीटर चलाने के बाद बंद करनी है, अब ये तो फिर आप ही का फैसला है ना। 2 किलोमीटर के बाद भी आप चाहे तो बंद कर दें, 20 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के बाद, ये तो कंप्लीटली आपका अपना डिसीजन बनता है। हम वही बताना चाहते हैं कि आपका बैच का साइज कुछ भी हो सकता है। 10 कंपोनेंट के बाद भी आप मशीन रोकना चाहेंगे, या 100 के बाद, या 1000 के बाद, ये पूरी तरह आपका खुद का ही फैसला बनता है। लेकिन एक बात तो तय है कि आपको गाड़ी स्टार्ट तो करनी पड़ेगी, और स्टार्ट करने का खर्चा तो उतना ही होगा। उसके बाद आपने गाड़ी कितनी चलानी है, ये आपका फैसला बनता है। भाई, क्या ये बात सही? तो आइए सबसे पहले लिखा जाए सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट का मतलब जानते, मशीन को तैयार करने का खर्चा। क्या क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि मशीन को तैयार करने में 2 घंटे और 20 मिनट का टाइम लगता है? 2 घंटे और 20 मिनट को क्या मैं कह सकता हूं 140 मिनट। जब आप मशीन को तैयार कर रहे होंगे, यानी 140 मिनट का टाइम लग रहा होगा, उस टाइम के दौरान कौन कौन सा खर्चा हो रहा होगा? ऑब्वियसली उस समय मटेरियल कॉस्ट नहीं हो रहा होगा, लेकिन वर्कर तो काम कर रहा है, लेबर कॉस्ट तो होगा, और ओवरहेड्स कॉस्ट तो होगा। जब मशीन को तैयार किया जा रहा है तब लेबर कॉस्ट का खर्चा तो होगा ही। जैसे वो घर में आयरन प्रेस मशीन को तैयार किया जा रहा, उस समय कोई मटेरियल का खर्चा नहीं हो रहा, कोई कपड़ा प्रेस नहीं हो रहा, लेकिन लेबर का खर्चा तो है ही, इलेक्ट्रिसिटी तो कंज्यूम हो ही रही है ना, यानी मटेरियल को छोड़कर बाकी खर्चे तो हो ही रहे। अब उसने जितना टाइम लेना है तैयार होने में, उतना टाइम लेना, और वो टाइम वही है। उसके बाद आपने कितने कपड़े प्रेस करने हैं, ये आपका फैसला भाई, पर शुरू में तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। जैसे यहां कहा गया 140 मिनट का। अब क्वेश्चन कहता है हम वर्कर को वेजेस देते हैं, वर्कर को वेजेस देते हैं 72 पैसे पर आवर। $72 पैसे पर आवर। इसका मतलब 1 घंटे के 72 पैसे, यानी 60 मिनट के 72 पैसे। और अगर 60 मिनट के 72 पैसे हैं तो 140 मिनट के कितने हुए? ₹1.68।
तो आपने सबसे पहली कॉस्ट लिखी लेबर कॉस्ट 1.68, वो 140 मिनट जब हम मशीन को तैयार कर रहे थे उस समय लेबर का खर्चा हो गया ₹1.68। नंबर आया ओवरहेड्स का। क्वेश्चन एक जगह कहता है ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स हमको दे रखा है 1.50 पर मशीन आवर यानी पर आवर। तो क्या कहते हैं 140 मिनट के कितने हो गए 3.50। 5.18। तो आपने लेबर लिखा, ओवरहेड्स लिखा और उसका करा टोटल। इसका मतलब ₹5.18 तो आपके खर्च होके रहेंगे मशीन को तैयार करने के। उसके बाद आपने मशीन कितनी देर तक चलानी है वो आप ही जानिए। अब आप लिखिएगा प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट की शुरुआत आप करिए मटेरियल कॉस्ट से। मटेरियल कॉस्ट क्वेश्चन में क्या लिखा 6 पैसे पर कंपोनेंट। ओके, एक कंपोनेंट के 6 पैसे, 6 पैसे पर कंपोनेंट। अगर आपने कंपोनेंट बनाने हैं 10 तो 60 पैसे हो गए। तो 60 पैसे को क्या लिखा जाए 0.60। अगर आपने कंपोनेंट बनाने हैं 100 तो 6 रुपए हो गए ना 6.00। और अगर 1000 बनाने हैं तो 60। मटेरियल कॉस्ट लिखने के बाद क्या लिखा जाए लेबर कॉस्ट। देखिए एक जगह क्वेश्चन कहता है एक यूनिट को बनाने में 10 मिनट का टाइम लगता है। अब आप लेबर कॉस्ट का चैप्टर याद करिए, ये बात हमने कई बार कही है स्टेट पी सेट में। अगर एक यूनिट को बनाने में 10 मिनट लगते हैं तो 10 मिनट की वेजेस को स्टेट पी सेट कहा जा सकता है। अच्छा, 1 घंटे की वेजेस कितनी है 72 पैसे। ये है 60 मिनट की वेजेस। तो आप 10 मिनट की वेजेस बताइए 12 पैसे। 12 पैसे। तो इसका मतलब जो लेबर कॉस्ट है वो है 12 पैसे पर कंपोनेंट। ठीक लिखा हूं। एक कंपोनेंट को बनाने में एक एवरेज वर्कर को 10 मिनट लगते हैं तो 10 मिनट की वेजेस को एक कंपोनेंट की वेजेस कहा जा सकता है। 1 घंटे की वेजेस अगर 72 पैसे है तो 10 मिनट की वेजेस है 12 पैसे। तो 10 कंपोनेंट की कितनी होगी ₹1.20। 100 कंपोनेंट की हो गई 12 रुपए और ये 120 रुपए। फिर क्या लिखा जाए ओवरहेड्स। तो एक बार फिर से क्वेश्चन कहता है 1 घंटे का ओवरहेड है ₹1.50। 1 घंटे में मिनट हो गए 60। हम जानना चाहते हैं 10 मिनट के ओवरहेड 0.25 दैट इज 25 पैसे पर कंपोनेंट। तो 10 कंपोनेंट का खर्चा ₹2.50। 100 कंपोनेंट का खर्चा
25 रुपए। 1000 कंपोनेंट का खर्चा 250 रुपए। 4.30 43 430 क्या आपको ये कॉस्ट वेरिएबल लग रही और ये फिक्स कॉस्ट? तो आइए टोटल कॉस्ट पता करें। $9.48 नेक्स्ट 48.18 435.18। तो लास्ट में आप क्या कैलकुलेट करना चाहेंगे? कॉस्ट पर कंपोनेंट। हाँ जी, ये है 9.48, कंपोनेंट्स हैं 10, पर कंपोनेंट 0.948, 0.4818, 0.43518। क्या आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे बैच का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस्ट पर कंपोनेंट कम हो रहा है? अगली क्लास में चैप्टर कौन सा शुरू होगा? प्रोसेस कॉस्टिंग। पर पहले उसे क्वेश्चन के बाद वो लास्ट चैप्टर होगा, लेकिन वो कहने को लास्ट चैप्टर है, वो 3-4 चैप्टर के बराबर है। 3 चैप्टर के बराबर तो है। मेरा तो मानना शुरू से ही रहा है, उसको पूरा करने में 18 घंटे का टाइम लग जाता है। चलिए खैर, संडे क्लास में